गॉस की प्रमेय आप पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, कम संख्या में भी हैं और जो भी हैं बिल्कुल सूत्र पर हैं। इसलिए जो भी आपको होमवर्क रूप में दिया जा रहा है न्यूमेरिकल, उसको लगाने में हमको लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। आपको जो भी होमवर्क दिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, वह आप अपने जो न्यूमेरिकल की आप फिर कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में आप क्रम से लिखेंगे उसको। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसमें हैं शामिल हैं, उस पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। और जो यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व भी कुछ करवा रहा हूँ। या आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको मैं कॉपी पर लगा करके उसको आपको सेंड कर दूंगा। वो सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल वाली कॉपी में लिखे होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें न्यूमेरिकल लंबे नहीं आएंगे, छोटे छोटे 1 नंबर के न्यूमेरिकल्स या बहुत होगा तो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। सीधे गॉस के प्रमेय से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। तो जितने अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। सीधे सूत्र पर ही है, अब गुणा भाग तो आपको करना ही होगा। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, और जो प्रॉब्लम आपकी आएगी उसको मैं बताऊंगा, लेकिन आप अच्छे से मन से लगाएंगे न्यूमेरिकल। जैसे पहला हम न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है 4 इंटू 10 पावर 5, 4 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कहने का मतलब कि वैद्युत क्षेत्र एक स्थान पर लगा हुआ है। दिशा कौन सी है? ऊर्ध्वाधर है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कैसा है? नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, नीचे से ऊपर की तरफ ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है वो क्या है? 4 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, 4 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। और इसकी दिशा किधर है? दिशा इसकी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ है। ये बात क्लियर हो गई। इसमें जो है 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 किलोग्राम, 10 पावर 4 ही मान लीजिए, 1 से कोई मतलब नहीं, 10 पावर माइनस 4 किलोग्राम की जल की एक बूंद, ठीक है, को गिरने से यह रोकता है। कहने का मतलब कि यहां पर एक जल की बूंद है, ये जल की एक बूंद है। ठीक है, इस जल की बूंद का जो द्रव्यमान है m, वो दिया गया है 10 घाते माइनस 4 किलोग्राम। जल की जो बूंद है उसका द्रव्यमान कितना है? 10 घाते माइनस 4 किलोग्राम। ठीक है अच्छा, अब इसको ये रोकता है। कैसे रोकेगा ये? अगर इसको रोक रहा है गिरने से, आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का उसका अपना एक भार होता है। अगर यम द्रव्यमान की वस्तु है तो उसका भार mg कहाँ काम करता है? नीचे काम करता है। ठीक है, तो यह यम द्रव्यमान की वस्तु है, एक बूंद है, तो इसका भार क्या होगा? mg नीचे काम करेगा। किधर की तरफ? इधर की तरफ। mg, और mg की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू दी गई है 10 घाते माइनस 4। ठीक है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। 10 घाते माइनस 4 ये m की वैल्यू हो गई, किलोग्राम में द्रव्यमान दिया हुआ है। g की वैल्यू अगर दी रहेगी, दिया नहीं गया है, अगर नहीं दिया गया है तो आप क्या रखेंगे? 9.8। अगर दिया गया है तो जो दिया गया है 10 दिया गया है, 9.8 जो भी दिया गया है वो रखेंगे आप। नहीं दिया गया है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9.8। ठीक है, तो इतना उसका जो वेट है, भार है, कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ काम कर रहा है। बात क्लियर हुई इतनी चीज? ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, इसको रोक कौन रहा है? ठीक है, इतना क्या होगा? न्यूटन। ये ठीक है,
इतना न्यूटन का जो बल है नीचे की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि किसी वस्तु को अगर आप हवा में छोड़ देंगे तो वह अपने भार के कारण नीचे आएगी, लेकिन यह बूंद नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, बूंद वहीं पर रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इसका मतलब यह बूंद आवेशित है। अगर आवेश इस पर होगा तो उस आवेशित कण पर, ठीक है, इस ई वैद्युत क्षेत्र में एक बल काम करेगा ऊपर की तरफ, और वही जो बल हमारा है वह इस बूंद के भार को बैलेंस कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? आपको पता है कि अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र है तो उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रखा जाए तो वह अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, अगर धन आवेशित है वह कण तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव करता है। अगर ऋण आवेशित है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। तो जाहिर सी बात है कि यह धन आवेशित होगा। जो जल की बूंद हमारी है यह धन आवेशित होगी, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल का अनुभव कर रही है। बल ये ऊपर काम कर रहा है, वही तो स्पिन इस बूंद के भार को बैलेंस कर रहा है और गिरने से रोक रहा है। तो धन आवेशित है, इस पर आवेश कितना है वही आवेश निकालना है। मान लीजिए इस पर आवेश कितना है, Q। इस बूंद पर कितना आवेश है, Q आवेश है। अगर इस बूंद पर Q आवेश है और यह ई वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, बात क्लियर हुई? ई वैद्युत क्षेत्र में यह स्थित है और Q इस पर आवेश की मात्रा है, तो इस बूंद पर विद्युत बल कितना काम करेगा? कितना काम करेगा पता होगा आपको? बताइए जरा तो। F इक्वल टू क्या होगा, QE। अगर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कोई Q आवेशित कण रखा हुआ है तो वह अपने ऊपर QE के बराबर बल अनुभव करेगा। तो QE के बराबर जो बल है कहाँ काम करेगा? ऊपर की तरफ काम करेगा। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यह Q आवेशित कण रखा हुआ है तो ऊपर की तरफ इतना बल ये महसूस करेगा, और यही बल हमारा जो है वह इस बूंद के भार mg के इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? नीचे इस बूंद का भार mg काम कर रहा है, ऊपर की तरफ विद्युत बल काम कर रहा है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है यह आवेशित कण, तो QE इक्वल टू mg हो जाएगा। मान रख दीजिए Q इक्वल टू इंटू E की वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू M की वैल्यू क्या है 10 पावर -4 किलोग्राम, G की वैल्यू क्या है 9.8। बात क्लियर हो गई? तो Q की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 9.8 इंटू 10 पावर -4, इधर की वैल्यू हो गई है, डिवाइड बाई 4 इंटू 10 पावर 5। इतना क्लियर हो गया? चलिए 4 से आप 9.8 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 बचेगा 0, और 4 5 जा 20, ठीक है। 2.45 इंटू ये 5 ऊपर जाएगा 10 पावर 5 तो क्या हो जाएगा 10 पावर -9। क्या है ये आवेश है, आवेश का मतलब होता है कूलाम। इसका मतलब 2.45 इंटू 10 पावर -9 कूलाम का जो आवेश है वह उस जल की बूंद पर है, जिसके कारण जो है वह नीचे गिरने से उसी स्थान पर रुक जा रही है, न तो ऊपर जा रही है और न ही नीचे आ रही है। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह के क्वेश्चन कोई आपको मिलेंगे तो आप लगा ले जाएंगे, है ना, कोई समस्या तो नहीं आएगी। देखिए अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंट, इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जो है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन है, अंतर कहां पे है वो बता रहा हूं। 500 न्यूटन प्रतिकूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूं। 500 न्यूटन प्रतिकूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, अच्छा बूंद का इसमें अब द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, बात क्लियर हुई? बूंद का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, क्या दिया गया है, बूंद की त्रिज्या दी गई है। सूत्र तो यही लगेगा, है ना,
क्योंकि यहाँ भी जो है जल की जो बूंद है वह स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी हुई है। मतलब एक जगह पर वैद्युत क्षेत्र है किसी जगह, उसमें जल की एक बूंद है, वह बूंद स्वतंत्रता पूर्वक वायु में लटकी हुई है। तो अगर वायु में लटकी हुई है, इसका मतलब कि उस पर दो बल काम कर रहे होंगे। कोई अगर एक ही बल काम करता तो जिस तरफ बल काम करता उसी तरफ जल की बूंद चली जाती, लेकिन इसका मतलब दो बराबर बल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से बल है? चूंकि आवेशित बूंद है और वैद्युत क्षेत्र में है, इसलिए जो है उस पर एक विद्युत बल काम करेगा, और दूसरा बूंद का खुद का भार। तो क्यू ई इक्वल टू एम जी, क्यू ई इक्वल टू एम जी का जो फार्मूला है वो यहां भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ई तो दिया सीधे, क्यू निकालना ही है, जी का मान 9.8 जानते ही हो, एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एम नहीं दिया है, लेकिन एम की जगह क्या दिया हुआ है? एम की जगह दिया गया है कि उस बूंद की त्रिज्या कितनी है। तो बूंद की त्रिज्या दी गई है, तो कैसे निकलेगा द्रव्यमान उसका, वो निकालेंगे हम। ठीक है, चलिए दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू दी गई है 500 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर हो गया? ई इज इक्वल टू 500 न्यूटन प्रति कूलम दिया गया है। चलिए बूंद की जो त्रिज्या है, ठीक है, उसको आर मानते हैं। ये दिया गया है 10 घाते माइनस 4 सेंटीमीटर में। इसको बनाना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम ये तो एमकेएस में है, तो जहां लगाना पड़ेगा वहां पर एमकेएस में लगाना पड़ेगा। तो जो सेंटीमीटर मीटर बना लीजिए, इसको किससे डिवाइड करेंगे? अरे सेंटीमीटर बनाना होगा मीटर तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा ये मीटर में। ठीक है, 10 घाते माइनस 4 जो सेंटीमीटर था वो 10 घाते माइनस 6 मीटर बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? आर की वैल्यू हो गई। जी की वैल्यू आपको पता ही है, क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको यह सूत्र लगाना है, द्रव्यमान निकाल लो पहले। देखिए द्रव्यमान आपको निकालना है तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। ये पहले से आप जानते होंगे, हाई स्कूल की चीज है। हाई स्कूल के हमको लगता है कि ये बिलो 8th की चीज है, 6 to 8th में आप पढ़े होंगे। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में संबंध। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमको द्रव्यमान चाहिए तो क्या हमको मिलेगा? द्रव्यमान चाहिए हमको तो आयतन में हम घनत्व से गुणा कर दें। हमको बूंद का क्या चाहिए? द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे? बूंद के आयतन में, ये बूंद का आयतन है वॉल्यूम, बूंद के आयतन में बूंद के घनत्व से गुणा कर देंगे डी से। ठीक है, बूंद के आयतन में बूंद के घनत्व से गुणा कर देंगे। अब बूंद का आयतन कैसे निकलेगा? देखो बूंद जो है वह गोलाकार है। बूंद कैसी है? गोलाकार। ठीक है, और किसी गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसी गोले के आयतन का फार्मूला होता है। तो जो छोटी सी बूंद हमारी है वह भी तो गोलाकारी है, तो उसके आयतन का फार्मूला हो जाएगा 4/3 पाई, और आर की जगह क्या रखेंगे? आर की जगह पे ये आर की वैल्यू रख देंगे हम 10 घाते माइनस 6 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा ये 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, इंटू आर क्यूब। आर क्यूब की वैल्यू, आर की वैल्यू 10⁻⁻6 है, इसका क्यूब करेंगे आप तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 3 बार होगा, तो आ जाएगा ये 10⁻⁻18। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब के फार्मूले से ये आपका आयतन हो गया। अब एक घनत्व बाकी है, चलिए घनत्व में आ जाइए। क्योंकि बूंद जो है वह जल की बूंद है, और जल का घनत्व वेल नोन है, जानते होंगे आप। जल का घनत्व जो है वह 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर, या अगर सीजीएस में आप जानना चाहें तो जल की बूंद का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पर एमकेएस में है तो हमको मान एमकेएस में रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा घनत्व में? 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति घन
मीटर। बात क्लियर हो गई। अब इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, इसमें घात को एडजस्ट कर दे रहे हैं, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 पावर -15। ये क्या हो गया, ये हमारा अब द्रव्यमान निकल गया, सॉरी ये हमारा द्रव्यमान निकल गया। जो द्रव्यमान हमको चाहिए था वो निकल गया। हमने आयतन निकाल लिया गोले के आयतन के फार्मूले से, और उसके बाद उसमें गुणा कर दिया। किसका गुणा किया, इसमें घनत्व से। ठीक है, अब ये फार्मूला जो पहले हम लगाए हुए थे वो फार्मूला हम लगा देंगे। फार्मूला हमारा है QE बराबर mg। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बराबर mg अपान E। E से डिवाइड कर दिया तो Q की वैल्यू होगी, m की वैल्यू यहाँ पे 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 पावर -15, G की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाई E की वैल्यू 500। ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा, इसको आप जानते ही होंगे। 4/3 या 3 से आप ये अगर ये तो कटेगा नहीं, कोई नहीं कटेगा, तो 3 को यहाँ ला करके आप इसको 1500 कर लीजिए, 1500, बाकी गुणा करके आप 1500 से भाग कर दीजिए। ठीक है, या 1500 है, इसको 15 गुणे आप 100 कर लेंगे, 10 घाते 2 हो जाएगा, 10 घात 2 ऊपर जाएगा, तो जो आपको 10 घाते -15 है वो -17 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा भाग तो आप कर ही लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं बता दूं आपको, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू आएगी 8.2 इंटू 10 पावर -17 कूलाम। 17 तो बताइए आप कैसे आएगा, ये यहाँ 15 से करेंगे तो 100, 10 घाते 2 ऊपर जाएगा, 10 घाते -17 हो जाएगा, ये 17 तो यहीं से आ गया। बाकी आप ये नंबर जो है गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8.2 आएगा। ठीक है, तो आप दूसरा सवाल जो है वो इस तरह का सवाल आएगा, या तो सीधे आपका द्रव्यमान दिया रहेगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस इस सूत्र में रखिए और Q का मान निकालिए। और अगर द्रव्यमान नहीं दिया गया है, उसके स्थान पर क्या दिया हुआ है, उसके स्थान पर बूंद की त्रिज्या दी गई है, तो बूंद की त्रिज्या से आप क्या निकालेंगे, बूंद की त्रिज्या से बूंद का आयतन निकालिए और उसमें घनत्व से मल्टीप्लाई कर दीजिए, घनत्व से गुणा कर दीजिए, तो आप क्या मिल जाएगा, ठीक है, बूंद का द्रव्यमान मिल जाएगा। द्रव्यमान मिल जाएगा, रख देंगे आप, तो आपको आवेश का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, हाँ, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन वो भी है। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, 12 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब ये सीधे आवेश नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये आवेश नहीं दिया हुआ है। जैसे कह दिया किसी तेल की बूंद पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि 12 इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता होगा उतना ही आवेश उस तेल की बूंद पर है। ठीक है, बस केवल कहने के तरीके में फर्क है। किसी तेल की बूंद पर 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, समझो कि आवेश दे दिया हुआ है, बस थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश में 12 से गुणा कर देंगे तो 12 इलेक्ट्रॉनों का आवेश आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और वह 2.55 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर रूप से लटकी हुई है। ठीक है, तेल का घनत्व भी दिया हुआ है, तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सूत्र जो है आप क्या करेंगे, वही लगाएंगे, क्या, QE बराबर mg। सूत्र आप ध्यान दीजिए, QE बराबर mg, बिल्कुल याद कर लीजिए इसको। Q की जगह क्या रखेंगे, 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, उसी में 12 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद जो आएगा वो किसकी जगह पर रखेंगे, Q की जगह पर रखेंगे। हो गया, Q आ जाएगा, Q हो गया।
ई की वैल्यू क्या है, सीधे दी गई है, उसमें कुछ करना नहीं आपको। 2.55 इंटू 10⁴, 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर हो गया। इज इक्वल टू एम, एम मतलब क्या, तेल का द्रव्यमान, तेल की जो बूंद है उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान में क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। आयतन नहीं पता होगा क्योंकि त्रिज्या नहीं दी गई, वही निकालना है। तो मानेंगे तेल के बूंद की त्रिज्या है r, तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन हो गया। इंटू घनत्व क्या करेंगे, घनत्व दिया गया है 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो सब दिया हुआ है, क्यू दिया गया है, ई दिया गया है, एम में वही आयतन गुणे घनत्व करेंगे, तो आयतन में 4/3 पाई r क्यूब में r नहीं दिया गया है, ठीक है, इंटू घनत्व का मान दिया गया है, तो पूरा m निकल जाएगा, g का मान 9.8। ये पूरा आप जो सिस्टम सब है गुणा भाग करना जानते ही हैं, गुणा भाग में दिक्कत तो होगी नहीं आपको, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे जब और डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.82, 9.82, इसको नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 9.82 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर, 1.82 इंटू 10 माफ कीजिएगा 9.82 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगी, ये बूंद की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अब एक इस तरफ क्वेश्चन तो आप लगा ही लेंगे, इस तरफ क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं। चलिए अब एक दूसरे तरफ क्वेश्चन देखिए। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए। 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलम हो। 900 न्यूटन प्रति कूलम हो क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, 900 न्यूटन प्रति कूलम। तो आपको अब इसको जो दिया उसको लिख लीजिए। 0.1 मीटर त्रिज्या का गोली चालक है, तो गोली चालक की त्रिज्या दी गई है 0.1 मीटर या 10⁻⁻1 मीटर भी इसको आप समझ सकते हैं। ये गोली चालक की त्रिज्या है जिसको आवेश दिया जा रहा है, उस गोली चालक की त्रिज्या। आपको कल बताया गया था कि किसी गोली चालक जिसको आवेश दिया जाता है, उस गोली चालक पर वितरित आवेश के कारण गोली चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोली चालक की सतह पर तीव्रता और गोली चालक के भीतर तीव्रता का क्या फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये बताया गया था आपको। तो वही क्वेश्चन यहां पे है, ठीक ना। तो 0.1 मीटर त्रिज्या का एक गोली चालक है, जैसे ये हम यहां पर बना दे रहे हैं, मान लीजिए ये गोली चालक है। इस गोली चालक की जो त्रिज्या है क्या है, कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोली चालक है, ठीक है, दिख रहा है, ये कैपिटल आर त्रिज्या का ये गोली चालक हो गया। इसको कितना आवेश दिया जाए, जो वितरित आवेश है इसके पृष्ठ पर Q, यही निकालना है, कितना आवेश दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर, चालक के पृष्ठ पर, चालक का ये पृष्ठ है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाए, 900 न्यूटन प्रति कूलम। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाए, 900 न्यूटन प्रति कूलम जो है यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाए। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आपको फार्मूला जो बताया गया, दो फार्मूले बताए गए थे, कहां पे निकालने के लिए, सतह पर निकालने के लिए। एक देखिए ध्यान से, E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। एक फार्मूला सिंपल सा ये है, ठीक है। बाहर के लिए भी लागू होगा, अगर दूरी यहां से r, यहां पर कोई बिंदु है वहां पर तीव्रता निकालनी है तो यहां पर स्मॉल r हो जाएगा जो दूरी रहेगी, और अगर गोली सतह पे आ गया तो वो आप जानते ही पहले से, ठीक है। दूसरा फार्मूला E बराबर क्या होगा, सिग्मा/एप्सिलॉन 0, ये होगा सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन 0।
बात क्लियर हो गई। तो दोनों फार्मूले एक ही हैं, दोनों, अब जो सुटेबल आपको होगा वो आप निकाल लेंगे। दोनों फार्मूले एक ही हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। समझ रहे हैं। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है, ठीक है। तो क्यू हो गया, ए की वैल्यू क्या है होती है, ए मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 4 पाई एप्सिलॉन 4, माफ कीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यह गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है ही है, एप्सिलॉन 0 यहाँ पे है। तो ये दोनों फार्मूले एक ही तो हैं, केवल बस जो संकेत हैं उसी का अंतर है। तो लगा दीजिए। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू हो जाएगी 900 न्यूटन प्रति कूलम। 900 हो गया बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इस पूरी की वैल्यू आपको पता ही है, 9 गुणे 10 घाते 9, ठीक है। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9 होती है, ठीक है। इंटू क्यू, आवेश वही निकालना ही है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दी गई है 10 घाते -1 मीटर या 0.1 मीटर। इसका वर्ग करेंगे, 10 घाते -1 का वर्ग 10 घाते -2 हो जाएगा। समझिए बात। तो यहाँ पर ई हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू यहाँ रख देंगे, इंटू क्यू यहाँ निकालना ही है, डिवाइड बाई आर त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग करके यहाँ रख देंगे, हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 से 9 कटेगा, ठीक है, कट जाएगा ये। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्यू बराबर, देखिए 10 घाते -2 है ये, और ये 10 घाते +2 है। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 10 घाते -2 इंटू 10 घाते +2, तो जोड़ेंगे 10 घाते 0 आ जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ हट गया, q इंटू 10 पावर 9 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। q इंटू 10 पावर 9 इज इक्वल टू 1, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 10 पावर 9। इसको ऊपर ले जाएंगे जब आप, हो जाएगा 10 पावर -9 कूलम। कहने का मतलब 10 पावर -9 कूलम का जो आवेश है वह गोले की सतह पर फैला हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसमें है। एक तो क्वेश्चन इस तरह, गोले की सतह पे आवेश फैला है तो गोले के बाहर क्या होगा, भीतर क्या होगा, सतह पे क्या होगा, एक तो इस तरह क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बताया, जैसे हमने आपको, तेल की बूंद है, जल की बूंद है, वायु में लटकी हुई है, तो अगर सीधे द्रव्यमान दिया हुआ है तो क्यू ई इज इक्वल टू mg लगाने में कोई समस्या ही नहीं आपको है। और अगर द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या दी गई है, तो 4/3 पाई आर क्यूब के फार्मूले से पहले आयतन निकाल लेंगे, फिर घनत्व जो है वो दिया रहेगा। अगर तेल की बूंद है या अन्य किसी द्रव की बूंद है, दिया रहेगा। जल है तो नहीं दिया रहेगा, जल का तो आपको वेल नोन है, ठीक है ना, जल आपको वेल नोन है, 10 घाते 3 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, वो रख देंगे आप। जैसे जी का मान आप जानते हैं, नहीं दिया है तो भी आप जानते हैं 9.8 रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लगा करके सॉल्व कर लेंगे। और गॉस की प्रमेय पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे उसमें तो phi e इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया रहेगा, कोई बंद पृष्ठ दिया रहेगा, उस बंद पृष्ठ के भीतर कितना आवेश स्थित है वो दिया रहेगा, और गुजरने वाले फ्लक्स का मान निकालना रहेगा। तो जो आवेश दिया रहेगा उसी में 1 अपान एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको फ्लक्स का मान मिल जाएगा। या कहीं कहीं फ्लक्स दिया रहेगा कि कोई बंद पृष्ठ है और ये फ्लक्स गुजर रहा है, तो फ्लक्स गुजर रहा है, बताइए कितना आवेश रखा था। तो phi e इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 में क्यू निकालना अगर है तो फ्लक्स में यानी phi e में एप्सिलॉन 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू का मान निकल जाएगा। बात क्लियर हो रही है। या उसी में थोड़ा सा और टेक्निकल अगर कर देगा तो ये कह देगा कि मान लीजिए कोई घनाभ है या कोई घन है, ठीक है, या कोई 8 पृष्ठों वाला कोई बंद बॉक्स है, इस तरह कुछ बता देगा कि कई पृष्ठों से मिलकर के वो घिरा हुआ है। तो बताइए एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो अगर 8 समान पृष्ठ हैं या 6 समान पृष्ठ हैं, उनसे गुजरने वाला फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए आपको जो संपूर्ण फ्लक्स आएगा गॉस की प्रमेय लगाने के बाद, ठीक है, उस संपूर्ण फ्लक्स में आप, ठीक है, पृष्ठों की संख्या से 6 है या 8 है जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल भी भेज दूंगा आपको जो है, और न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप मन से लगा लीजिएगा। यही 3 तरह के या 4 तरह के न्यूमेरिकल्स हैं।
अब मैं जो आपको होमवर्क भेजूंगा उसमें जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी उस प्रॉब्लम को मैं फिर जो है अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।